Dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another topic of jurisprudence. In the last previous class of jurisprudence, we have already discussed about historical school of jurisprudence. In that school, we have already discussed the most important jurist named Savigny and his theory of Volkswist. और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो सेविग्ने हैं वो सबसे पहले जूरिस्ट माने जाते हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के, और उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को आगे लाने में काफ़ी योगदान दिया है। उनका जो रोल है वो ऑसम है, उनके रोल को कम नहीं माना जा सकता। जैसे जॉन ऑस्टिन ने एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में अपना रोल निभाया था, उसी तरीके से वॉन सेविग्ने ने अपना रोल हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लिए निभाया है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा और आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार जाकर लॉ स्कॉलर एंड यूट्यूब पर लॉ स्कॉलर एंड लीगल इशू का जो चैनल नेम है उसमें प्ले लिस्ट यूजीसी नेट जूरिस्प्रूडेंस को आप सर्च कीजिए, उसमें आपको लास्ट जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा और वहाँ से उसे देखकर, वहाँ से उसे समझकर आज का जो लेक्चर है उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को जो लास्ट हमारे लेक्चर्स हैं उनको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का राइज कैसे हुआ ये आप इसमें से आप देख लेंगे, क्योंकि सेम नोट्स हैं, इससे अलावा कुछ समझाने का नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। उसके बाद है कि इसे जो है कॉन्टिनेंटल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है, और ये जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये डिपेंड करता है यूबी सोसाइटस इबीजस कि जैसी सोसाइटी होगी वैसा ही लॉ होगा, यानी कि लॉ जो है सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो लॉ में भी चेंजेस होते रहने चाहिए। और हिस्टोरिकल जो स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं उनकी हैबिट और जो कस्टम्स हैं उन्हीं के बेस पर सोसाइटी में लॉ बनने चाहिए। इसी चीज़ का हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है डिस्कस करता रहता है। अकॉर्डिंग टू डियास के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो एक नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट की नीतियों पर ही निकल के आई है। ऐसा नहीं कि ये कोई नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल लॉ थ्योरीज के ऊपर ही मोस्टली बेस्ड है। तो आप इसे नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से ही थोड़ा सा लेकर चल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कहता है कि लॉ फाउंड है नॉट मेड। लॉ जो अपने आप सोसाइटी में बन के निकल के आएगा उसको आप तैयार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि सोसाइटी में कुछ और रिक्वायरमेंट है और आप जो है कोई और लॉ लेकर आएँ, तो इस तरीके से आप लॉ को जो है बना नहीं सकते, वो जो सोसाइटी में ही होता है। एक लॉ को जो है तभी, जो डेवलप्ड लॉ है उसको तभी ही सोसाइटी स्वीकार करेगी जब सोसाइटी को ये लगेगा कि वो लॉ जो उनके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट हुआ है, उनके अकॉर्डिंग बना है और उन्हीं टेक्निकल लीगल प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है। लॉज आर नॉट ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन। हालांकि लॉ की आप यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में कोई लॉ बन गया, उसमें हिंदी भाषा को कंपलसरी कर दिया गया, तो क्या उसी भाषा को हम तमिलनाडु में कंपलसरी कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, क्योंकि तमिलनाडु के लोग जो है वो तमिल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका जो है किसी प्रकार से यूज़ वहाँ नहीं कर सकते, उसकी एप्लीकेशन वहाँ नहीं ला सकते। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट होती हैं। एक्सपोनेंट्स क्या है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के? 5 मेन एक्सपोनेंट्स माने गए हैं। फर्स्ट वन इज मॉन्टेस्क्यू, जो नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के भी एक्सपोनेंट हैं। कार्ल वॉन सेविग्ने, जिसको मोस्टली सेविग्ने के नाम से जाना जाता है। सन हेनरी मेन जो है, ह्यूगो है और जॉर्ज फ्रेडरिक पुश्ता है। तो मॉन्टेस्क्यू वॉन सेविग्ने को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सन हेनरी मेन, ह्यूगो और जॉर्ज फ्रेडरिक पुश्ता का डिस्कस करेंगे। ह्यूगो का ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ह्यूगो का सिर्फ एक नाम याद रखना आपको कि ह्यूगो जो है वो किस स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से डील करता है, किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से। तो सर हेनरी मैन ने ये बात कही कि जो मॉन्टेस्क्यू थे वो फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने पहली बार हिस्टोरिकल मेथड को अडॉप्ट किया। उनके अकॉर्डिंग जो हिस्टोरिकल स्कूल का जो उदय हुआ, उसकी जो स्थापना की गई, फाउंडेशन किया गया, वो फ्रांस था। उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो गुड है बैड है ये कोई भी मायने नहीं रखता। जैसे कि अगर मान लो किसी देश का संविधान अगर वो बुरा बना हुआ है, अगर वहाँ उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया, अच्छे से लागू कर दिया गया है, तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अच्छा होगा। और अगर किसी देश का बहुत अच्छा संविधान बना है जैसे हमारे देश का है, लेकिन हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं करते,
तो हमारा संविधान जो है अच्छा होते हुए भी लॉ को सही लागू नहीं किया जा सकता। तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो लॉ है वो क्लाइमेट, सोशल, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट, इम्पोजन, इनकी जो आसपास की घटनाएं समाज में होती हैं उन्हीं के बेस पर लॉ को बनाया गया है। तो मॉन्टेस्क्यू के हिसाब से यही जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की करैक्टरिस्टिक मानी गई है। उन्होंने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन को काफ़ी अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन किया है और कई आइडियाज़ और कई थ्योरीज दी है। मैं रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बार बार रिपीट करवाने से क्या है कि आपके माइंड में रहेगा और आप जो जल्दी से उसे रिवाइज कर पाओगे। जो मॉन्टेस्क्यू था उनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी में जो चेंजेस नीड्स है, जैसे जैसे सोसाइटी में ज़रूरत होती रहेगी बदलाव की, उसी हिसाब से लॉ को तैयार किया जाना चाहिए। उनकी बुक का क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। जिस प्रकार से जो मॉन्टेस्क्यू उसके रिगार्डिंग जो है यही 3-4 मेन बातें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं मोटा मोटा आज समझा चुकी हूँ। तो इसके बाद अगला जो आता है वॉन सेविग्ने, वो ये कहते थे कि जो उनकी एक ऐसे लिखा था उन्होंने, वोकेशन ऑफ ओवर टाइम्स फॉर लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने एवोल्यूशन किया है। जो डार्विन का जो मेथड था एवोल्यूशन, जैसे डार्विन ने बायोलॉजिकल साइंस में कुछ मेथड्स डेवलप किए थे, उसी तरीके से जो सेविग्ने थे उन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में कुछ जो है डेवलपमेंट की है। उनकी जो डेवलपमेंट थी जो काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। उन्होंने ये माना कि लॉ को आप बाहर से नहीं ला सकते, लॉ जो है आपके जहाँ रहते हो लोगों की जो सोच है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमारे इंडियन कल्चर में हम मैरिज को एक जो सेक्रेड मानते हैं, सेक्रेड धागा मानते हैं कि एक पवित्र धागा है, लेकिन क्या अमेरिका में मैरिज को इतना पवित्र माना जाता है? अमेरिका में क्या है, 2-2 दिन में तलाक हो जाते हैं। तो क्या हमारे देश में ऐसा होता है? हमारे देश में अगर हम अमेरिका के लॉ को लाना चाहेंगे तो वो हमारे देश में उतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर अमेरिका में हम हमारे देश के लॉ को वहाँ अप्लीकेबल करते हैं तो वो वहाँ अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से सेविग्ने की जो कहना है वो बिल्कुल सही है कि जो लोगों की जो सोच है, लोगों की जो चेतना है, उसी के हिसाब से लॉ को बनाया जाना चाहिए। तो उसके बाद आप ये कह सकते हो कि सेविग्ने जो मेन जो है थ्योरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को लेके आए और उसको एवोल्यूशन भी किया। थ्योरी ऑफ वोक्सगिस्ट क्या है? थ्योरी ऑफ वोक्सगिस्ट कहती है कि जो लॉ है वही चीज़ है कि आर्बिट्रेरी लॉ मेकर्स नहीं होने चाहिए, कि लॉ मेकर्स जो हैं वो अपनी मनमाने तरीके से कोई लॉ पास ना कर दें। उनके अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा लॉ का डेवलपमेंट है वो लोगों की भावनाओं पर डिपेंड करता है। लॉ किसी भी देश का जो लॉ है वो वहाँ के आदेशों के और वहाँ के जो राजा महाराजा हैं या वहाँ के नेता उनकी इच्छाओं पर नहीं होना चाहिए, बल्कि वे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के होना चाहिए। उनके हिसाब से लॉ को जो है ढूंढा जा सकता है, यानी कि लॉ जो है हमारे सोसाइटी में होता है उसको बनाया नहीं जा सकता। उनके हिसाब से जो मुख्य धर्म है, भावनाएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो आदतें हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं लीगल रूल्स की, वही जो है लॉ का मुख्य आधार होता है। तो इस तरीके से जो उन्होंने थ्योरी ऑफ वोक्सगिस्ट दी थी उस थ्योरी में उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि लॉ जो है वो एक लैंग्वेज, मैनर और किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लॉ यूनिवर्सल हो सकता है और लेकिन आप उसका जनरल करैक्टर में ही उसको पेश करोगे, और यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यूनिवर्सल नहीं होने की बात करता है, यूनिवर्सल होने की बात नहीं करता। यूनिवर्सल नहीं होने का मतलब है कि आप सारे जगह एक ही लॉ को नहीं थोप सकते। किसी भी देश का जो लॉ है वो वहाँ के लैंग्वेज, मैनर और वहाँ के संविधान के अनुसार होना चाहिए। और लॉ उसी तरीके से ग्रोथ करता है जैसे लोगों में ताकत का विकास होता रहता है, उसी लॉ में जो है वो विकास होता रहता है। और जो लोग हैं वो अपनी व्यक्तिगत राष्ट्रीयता को है वो वहाँ नहीं खो सकते। सेविग्ने ने ये बात कही कि जो कस्टमरी लॉ होता है वो लेजिस्लेशन से ऊपर होता है, कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारे किसी भी लॉ से काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो वोक्सगिस्ट थ्योरी थी वो यही थी कि कंटिन्यूटी जो लॉ की है वो लोगों की भावनाओं पर डिपेंड करती है, और जो डेवलपमेंट है लॉ का उसका जो प्रोसेस है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि अपनी मनमानी उसमें नहीं होनी चाहिए, एक चेतना के साथ उस लॉ को बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधे होकर किसी लॉ को बना दे। जैसे हमारे देश में मौजूदा टाइम में जो सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो लाया गया 2018 का, उसके बाद क्या हुआ, लोगों में काफ़ी रोष प्रदर्शन हुआ, उसमें काफ़ी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात की गई। तो आप इस प्रकार के लॉ नहीं बनाएंगे जो मनमाने तरीके से लोगों को जो है दुखी करते रहते हो। तो वोक्सगिस्ट थ्योरी में सेविग्ने ने यही बात कही थी। फ्राइडमैन ने फिर सेविग्ने की थ्योरी को भी डेवलप कर दिया था। उनके अनुसार जो सेविग्ने है वो कुछ प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, और उन्होंने ये कहा था कि लॉ जो अपनी एक क्लास के होते हैं, अपने एक काइंड के होते हैं, इनकी लॉ
अब मान लो मैरिज रिलेटेड लॉ बनाना है तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे देश में, हिंदू मैरिज एक्ट है तो मैरिज के रिगार्डिंग हो गया। अगर आपने करप्शन के रिगार्डिंग बनाया तो करप्शन का एक्ट लागू होगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट का लॉ लागू होगा। इस प्रकार से आप अलग अलग तरीके से लॉ का निर्माण कर सकते हैं। लॉ को जो है पाया जाता है, उसकी खोज की जाती है, उसको बनाया नहीं जा सकता। लॉ कोई भी ऑब्जेक्ट का इन्वेंशन करना नहीं है, बल्कि ये लोगों की कस्टम, लोगों की कॉन्शियसनेस, जो चेतना होती है, लोगों के बिलीव, जो धारणाएं होती हैं, उन धारणाओं पर ही बेस्ड होता है। क्रिटिसिज्म भी हुआ था सेविग्ने का, इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने ये बात तो कह दी कि जो सर्टन सोसाइटी और क्लास है वहाँ उसी के अकॉर्डिंग लॉ होना चाहिए। लॉ को जो फाउंड नहीं किया जा सकता, वो कस्टम्स पर बेस्ड होता है। पर उन्होंने ये बात जो है, एलन का जो व्यू था, उन्होंने ये कहा था कि कस्टम जो है किसी भी लोगों की धारणाओं में एक जैसा नहीं होता। जैसे पहले कस्टम चलता था, सती प्रथा का जो कस्टम था, तो लोगों की धारणाएं तो उसमें ये थी कि सती प्रथा होनी चाहिए। तो क्या सती प्रथा को प्रोहिबिशन करने के लिए एक्ट नहीं लाया गया? तो सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया, तो वो कस्टम और लोगों की धारणाओं से काफ़ी ज़्यादा था। तो इस प्रकार से जो सेविग्ने की थ्योरी है कि लॉ जो है वो लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए, तो वो सब पूरी तरह से यहाँ से इस सती प्रथा के एग्जाम्पल से गलत साबित होती है। और इसी प्रकार स्लेवरी का एग्जाम्पल ले लो आप। इसी प्रकार से विधवा के जो शारीरिक ट्रीटमेंट होता था उसका एग्जाम्पल ले लो। प्रोफेसर स्टोन ने फिर ये बात कही कि कोई भी सोसाइटी का जो चेंज है वो लेजिस्लेशन के द्वारा ही लाया जा सकता है। ऐसे आप कह दोगे कि सोसाइटी में ये बदलाव हो जाए, तो वो बदलाव नहीं आ सकता जब तक उसके लिए कोई कानून की छाप ना बन जाए। तो वॉक्सगिस्ट की जो थ्योरी थी वो क्या है, इनडिटर्मिनेबल थी। इनडिटर्मिनेबल का मतलब उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो जो वेग है, वेग का मतलब संकुचित है। सेविग्ने ने एम्फेसिस किया कि जो नेचुरल करैक्टर ऑफ लॉ है, वो नेचुरल करैक्टर ऑफ लॉ पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि जर्मन लॉ में रोमन लॉ को काफ़ी इंस्पायर किया गया है। तो इस तरीके से जो सेविग्ने की थ्योरी है वो थ्योरी काफ़ी हद तक फेल होती है। उन्होंने ये बात भी कही कि लोगों की अनकॉन्शियसनेस उसमें नहीं आनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या है, लोगों की जो चेतना है वो किसी लॉ को बनाने में रुकावट होती है और किसी प्रकार के सोशल चेंज को नहीं लाने देती। तो ये गलत बात बताई गई है। ज्यूरिस्टिक पेसिमिस्ट की बात की गई है कि ज्यूरिस्टिक जो होते हैं वो निराशावादी तरीके से लॉ को लाते हैं। तो उस तरीके से ये बात कही गई कि जो लेजिस्लेशन लाया गया था वो पेसिमिस्टिक वे पे होता है। जैसे कि मनुष्य की पावर है, वो पावर कुछ और सोचती है, और लोगों की जो लॉ लाए जाते हैं वो अलग होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म की जो क्रिटिसिज्म जो है उनका इस बेस पर हुआ है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सोर्सेज हैं, कॉमन लॉ है, डेलिबरेट लेजिस्लेशन है, जुडिशल एक्टिविज्म है, और उसके बाद जो है ये कुछ एक इंडियन पर्सपेक्टिव में जो थे, जो मैंने आपको बता दिया, आप इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है, ये पिछला जो अभी तक चैप्टर रिवाइज हुआ है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर हेनरी मेन को। सर हेनरी मेन जो थे वो भी जो हेनरी मेन वो सेविग्ने के मेथड का फॉलो करते थे। लॉर्ड ब्राइस और कुछ अदर फॉलोअर्स जो थे उन्होंने भी हिस्टोरिकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हेनरी मेन और आदि जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। मेन जो थे उन्होंने पूरी तरह से कंपैरेटिव और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच दी थी। कंपैरेटिव तुलनात्मक और व्याख्यात्मक जो अप्रोच है उसकी उन्होंने परिभाषा दी। सेविग्ने से अलग होकर मेन ने लेजिस्लेशन और कॉडिफिकेशन के महत्व को माना। उनके अकॉर्डिंग जो सेविग्ने की जो थ्योरी है वॉक्सगिस्ट, उसमें कुछ लोगों की कॉन्शियसनेस की बात है, जबकि कई बार हमें अपने स्टैंडर्ड को निर्धारित करने के लिए हम जो है उनकी कॉन्शियसनेस को नहीं ले सकते। तो इन्होंने स्टडी ऑफ लीगल हिस्ट्री के ऊपर पूरा का पूरा अपना कंसेप्ट रखा है। तो उन्होंने स्टडी ऑफ हिस्ट्री को ही मेन आधार माना है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर हेनरी मेन हालांकि सेविग्ने के फॉलोवर तो थे, बट वो कुछ हद तक उनसे अलग होकर भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं। कैसे हम ये कह सकते हैं कि सेविग्ने ने इस हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया। और सर हेनरी मैन तो ये भी कहते हैं कि जो मॉन्टेस्क्यू जो फर्स्ट जूरिस्ट थे जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया था, लेकिन सेविग्ने का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जब भी हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात होती है। जैसे एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में जॉन ऑस्टिन के रोल को इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी तरीके से सेविग्ने के रोल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और उसको इस परंपरा को एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि विरासत को कोई आगे बढ़ा रहा है, उसी परंपरा को सर हेनरी मैन ने फिर आगे बढ़ाया। और वो भी सेविग्ने के फॉलोअर्स थे, बट वो जो लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंकिंग थी, वो कहते थे कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ लेजिस्लेशन जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या क्या इन्होंने मेन जो स्टेजेस बताई थी, इनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ है वो कुछ स्टेजेस में डिवाइड है। जो फर्स्ट स्टेज इनके अकॉर्डिंग थी थेमिस्ट बोलते हैं जजमेंट्स,
यानी कि जो जजमेंट जो है कोर्ट्स में आते हैं, उन जजमेंट के बेस पे जो लॉ बनता है, ये उन लोगों को प्रेफरेंस देते थे, उन लोगों को थेमिस्ट बोला जाता। तो ये एक टर्म है, ये एक वर्ड है, ये आप माइंड में रखना। थेमिस्ट किसको बोला गया? जजमेंट्स को। इनकी जजमेंट बेस्ड जो लॉ थे उनको थेमिस्ट बोला गया था। जो अर्लीस्ट नोशन थी, जो स्टार्टिंग में जो परंपराएं थी, वो जो है कंसेप्शन ऑफ लॉ कंटेन इन द होमेरिक वर्ड्स थेमिस। थेमिस जो है वो होमेरिक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है द गॉडेस ऑफ जस्टिस। गॉडेस ऑफ जस्टिस उसको बोला गया था। और थेमिस्ट जो है इस प्रकार से जो गॉडेस ऑफ जस्टिस बोला गया, गॉडेस ऑफ जस्टिस जैसे हमारे यहाँ एक गॉडेस ऑफ जस्टिस किसे बोला गया है कि जो एक लेडी खड़ी है, हाथ में जिसने तराजू ले रखा है और आंखों पे पट्टी बांध रखी है, तो उसके द्वारा जो भी जजमेंट दिए जाते हैं वो डिवाइन जजमेंट होते हैं और उनको सबसे ऊपर माना जाता था। थेमिस्ट किसी प्रकार के कानून तो नहीं थे, लेकिन वो जजमेंट्स थे, या और उनको डूम्स बोला जाता था। डूम्स होमेरिक वर्ड्स है, डूम माना जाता था। जो किंग थे किसी टाइम में जब वो किसी का प्रशासन चलाते थे, अपने राज्य को चलाते थे, तो उस टाइम जो अलग अलग जजमेंट्स वो देते थे, तो कहा जाता है कि जो उनके जजमेंट्स थे वो थेमिस्ट थे और वो डिवाइनली पूरी तरह से देवीय शक्तियों से प्रभावित थे। जो गॉडेस ऑफ जस्टिस है उसकी देवीय शक्ति के ऊपर ही वो निर्भर होते थे। सेकंड जो स्टेज मानी सर हेनरी मैन ने, वो थी कस्टम। आज मान लो किंग के द्वारा कोई जजमेंट पास कर दिया गया और उसी को फॉलो किया जाने लगा, वो तो था थेमिस्ट। फिर बात आती है कस्टम की। कस्टम क्या होता है? काफ़ी लंबे समय तक से जो हमारा रिवाज चला आ रहा है, जो हमारी परंपराएं चली आ रही है, ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, वो कस्टम में फॉलो करते हैं। जैसे कि जो प्रिस्टली क्लास है, जो पंडितों की क्लास है, जो ब्राह्मणों की जो क्लास है, ये माना जाता था कि वो सबसे ऊपर क्लास मानी जाती थी और वही कस्टम को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का मतलब संभाल के रखते हैं। हालांकि जो राइटिंग का जो स्किल है वो कस्टम में धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया और उसके बाद लोग जो है ऐसे लोगों को मानने लगे जिसमें एक ब्लड रिलेशन जुड़ा हुआ हो। यानी कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो लॉ प्रिवेल होता गया, जो लॉ चलता गया, उसे कस्टम बोला गया। तो हम ये मानते हैं कि जो मेंस की जो थ्योरी है लीगल डेवलपमेंट की, वो कहीं ना कहीं जो पोस्चेरी टू द थेमिस्ट के पोस्चेरी, पोस्ट का मतलब था बाद में, और जो पोस्चेरी है बाद के, जो थेमिस्ट के बाद यानी कि जो जजमेंट्स आ गए, उन जजमेंट्स के बाद जो कस्टम्स थे, जो परंपराएं थी, जो रिवाज चले आ रहे थे, तो सन हेनरी मैन जो उन परंपराओं को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते थे। और तीसरी स्टेज में जो ये सर हेनरी मैन है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम बोला कि जो नॉलेज है, जो कस्टम बन गया है, काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कस्टम बना है, उस कस्टम को कि जिस व्यक्ति को नॉलेज है, जिन लोगों को नॉलेज और जो उसके हिसाब से प्रशासन चला रहे हैं, वो प्रशासन अब माइनॉरिटी के हाथ में आ गया था। माइनॉरिटी का मतलब है कि एक छोटे से ग्रुप के हाथ में आ गया था, जो क्या कर रहे थे, जो वास्तव में जो कानून बनाने वाले लोग थे उनकी पावर को कम कर रहे थे। हालांकि जो एक धार्मिक परंपराएं चल रही थी, जो प्रिस्ट होते थे, जैसे हमारे हिंदुओं में प्रिस्ट पंडितों को बोला जाता है, इसी तरीके से जो ईसाई लोग हैं उनके जो वहाँ पर प्रिस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, उनको भी इम्पोर्टेंट समझा गया। जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो माइनॉरिटी के द्वारा एक छोटे से वर्ग के द्वारा सुपरसीड किए गए। सुपरसीड का मतलब है संभाले गए, जो क्या करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल लॉ पर जिन्होंने रखा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि सर हेनरी मैन ने जो है थेमिस्ट के बाद कस्टम को माना, कस्टम के बाद ये माना कि जो उस कस्टम को प्रिजर्व कर रहा था, जो एक माइनॉरिटी ग्रुप था, उसको उन्होंने डिमांड दी और उनको उसने माना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो एरा ऑफ कोड्स था। कोड्स का मतलब कोडिफाइड लॉ। फ्रॉम ए पीरियड ऑफ कस्टमरी लॉ से जब हम अगली स्टेज में पहुंचे गए, तो जो राइटिंग्स थी उनको, आर्ट ऑफ राइटिंग को इकट्ठा कर दिया गया, एक कोड में रख दिया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड था उस एरा में 12 टेबल्स ऑफ रोम के 12 टेबल बोले गए। उसमें जिस प्रकार से हमारे मनुस्मृति में मनु ने कुछ लॉज के बारे में लिखा है, मॉरल, रिलीजियस और सिविल लॉ का वर्णन किया है, उसी तरह से रोम में 12 टेबल्स का वर्णन किया गया था। जो सेपरेशन ऑफ लॉ है उसको मॉरलिटी से अलग माना गया और रिलीजन से अलग माना गया। ये क्या है, एक विकास की नई स्टेज पर पहुंचने का एक सिस्टम बन गया था। हालांकि जो क्यूरियसली एनफ लॉ द स्टेट बिकम मोर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल, कह रहे कि वेस्ट, जो रोम का जो वेस्ट पार्ट था, वहाँ पर मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर को इम्पोर्टेंट दी जाने लगी, और जो दूसरा पार्ट था वहाँ पर रिलीजियस पावर को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। जो कोड्स थे, जो कोडिफाइड लॉ थे उस टाइम में, वो क्या, एक डेफिनेट का मतलब एक निश्चित, सुरक्षित और पॉजिटिव बेसिस, एक सकारात्मक विचारधारा को उन्होंने ले रखा था। और जो क्या करते थे कि जो प्रिस्टली क्लास थी, जो ब्राह्मण वर्ग था, उनके साथ अगर किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, तो उस भेदभाव को भी उन्होंने मिटाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया। इस प्रकार सन हेनरी मैन ने 4 तरह की स्टेजेस का वर्णन किया है,
तो इन स्टेजेस के अंदर जो है हम धीरे धीरे फिर देखते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ। कह रहा है कि जब इसके बाद भी इन्होंने सोसाइटीज़ का वर्णन किया। पहली सोसाइटीज़ जो थी वो स्टैटिक थी और सेकंड जो थी वो प्रोग्रेसिव थी। स्टैटिक सोसाइटी, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर रहना। जब इन्होंने ये बात कही कि जब कोड आए, कोड जब कोडिफाइड लॉ का वर्णन किया गया, कह रहा है कि जब जो चेंज किया गया लॉ में, वो चेंज जो है स्टैटिक भी था। स्टैटिक का मतलब कुछ एक परंपराएं जो काफ़ी समय से चल रही थी उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, डेलिबरेटली जानबूझकर उसके अंदर चेंजेस लाए गए लॉ को। और इस प्रकार का जो लॉ था वो दो प्रकार के वर्गों में बंट गया, स्टैटिक और प्रोग्रेसिव वर्ग। न्यू एरा स्थापित हुई, एक नया सिस्टम आया कोड का मतलब कोडिफाइड लॉ का, और स्टैटिक और प्रोग्रेसिव दो भागों में ये बंट गया। स्टैटिक का मतलब कुछ लोग ये कहते थे कि लॉ जो है वो स्टैटिक है, जो एक बार लॉ बन गया वही लॉ परमानेंट चलेगा, आगे बद वही रहेगा। लेकिन कुछ लोग प्रोग्रेसिव लॉ के बारे में फेवर रखते थे। वो कहते थे कि लॉ जो है प्रोग्रेसिव होता है, कि जैसे जैसे सोसाइटी में नीड होती है उसी प्रकार से लॉ में बदलाव होता जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रोग्रेसिव लॉ का भी वर्णन उन्होंने किया। सर हेनरी मैन वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टेशनरी का मतलब स्टैटिक सोसाइटी और प्रोग्रेसिव सोसाइटी दोनों के बीच में डिफरेंस को इन्होंने क्लैरिफाई किया। जो स्टेशनरी कंडीशन थी, जो स्टैटिक कंडीशन थी ह्यूमन रेस की, वो क्या था, राज करना था। और जो प्रोग्रेसिव थी वो था एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। जो स्टैटिक सोसाइटी थी, जो प्रोग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं रखती थी, वो ये मानती थी कि जो फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट की, यानी कि जो ईरा ऑफ कोड्स है, ईरा ऑफ कोड्स का मतलब जहाँ पर कोडिफाइड लॉ की बात की गई, कहते हैं वो लॉ जो है वो स्टैटिक सोसाइटी में बने हैं। और स्टैटिक सोसाइटी में किसी प्रकार के ईरा ऑफ कोड्स का प्रोग्रेस होना दूर की बात है। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि जो स्टैटिक सोसाइटी है वहाँ पर जो लॉ बन गया वो लॉ एक बार बन गया और वो उसी टाइम वो लॉ उसी कंडीशन में ही रहा, उसमें किसी प्रकार का बदलाव जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। बट अदर हैंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या मानती थी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में ये माना गया कि जो सोसाइटी की नीड्स हैं, सोशल नेसेसिटीज़ हैं, और जो ओपिनियन है, ओपिनियन का मतलब जो राय है लोगों की, लोग को विकसित करने में, वो राय जो है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती जाएगी उसी प्रकार से लॉ भी चेंज होता जाएगा। और जो हैप्पीनेस ऑफ पीपल है, लोगों की जो खुशियां हैं, वो पूरी तरह से प्रॉम्प्टिट्यूड विद द गल्फ ऑफ नैरोड। जो नैरोड मतलब प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब है उत्थान होना, यानी कि जिस प्रकार से नैरोड का मतलब एक संकुचित जो लॉ बना हुआ है उसका उत्थान किया गया, और उसके अंदर ही सर हेनरी मैन विश्वास रखते थे। जो एजेंसीज है जो लॉ को आगे लेके आ रही है सोसाइटी में एक तालमेल बिठाने के लिए, उस लॉ के लिए जो लीगल फिक्शन की बात की गई, कानूनी एक कल्पना की बात की गई, इक्विटी की बात की गई। इक्विटी का मतलब है कि जब कोई लॉ नहीं बना होता तो जजेस जो है अपने खुद के स्वविवेक पर, अपने विवेक पर जो है फैसला सुनाते हैं, उसे इक्विटी कहते हैं। लेजिस्लेशन प्रॉपरली इन दैट ऑर्डर, जो कानून है वो उसी ऑर्डर में, उसी दिशा में ही बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से सर हेनरी मैन ने इसको काफ़ी हद तक विकसित किया, और हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को विकसित करने में सर हेनरी मैन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी रहा। इसके बाद जो अगला है, अभी हमने पढ़ लिया स्टैटिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात है, अब आगे हम डिस्कस करेंगे अगली जो टर्म है हमारी लीगल फिक्शन। जब हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं उसमें लीगल फिक्शन की बात आती है। लीगल फिक्शन क्या होता है वो समझते हैं। लीगल फिक्शन साइनिफाइज एनी एजम्पशन। एक लीगल फिक्शन जो होता है, कानूनी जो कल्पना होती है, वो किसी प्रकार का अजम्पशन का मतलब, मान लो हमारे सामने एक कंडीशन आ गई, हमें ये नहीं पता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, लेकिन उस टाइम हम अज्यूम करते हैं, ये मान लेते हैं। जैसे मैथ्स के सम सॉल्व करने के लिए मान लेते थे, लेट एज्यूम ए को एज्यूम कर लिया, बी को एज्यूम कर लिया कि माना ए इज इक्वल टू ए। तो इस प्रकार से लीगल फिक्शन में एक एज्यूम किया जाता है कि जो अनचेंज्ड है, जो सोसाइटी चेंज नहीं हुई है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस कंडीशन को लीगल फिक्शन की कैटेगरी में लिया जाता है। लीगल फिक्शन एक्चुअली होता क्या है, जब भी इम्प्रूवमेंट की बात आती है, जब भी किसी लॉ में इम्प्रूवमेंट करने की बात की जाती है, तो उस टाइम में किसी प्रकार के सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, डर और किसी प्रकार की नापसंद का कोई भी यूज़ नहीं किया जाता। जब भी किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसमें यह नहीं माना जाएगा कि इसमें क्या अंधविश्वास लिया जाएगा या कोई डर है या किसी प्रकार की पसंद नहीं है। और एक पार्टिकुलर, एक निश्चित स्टेज पर आके जो सामाजिक हमारा विकास है वो भी क्या है, इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब है, वैल्यूएबल तो होता है जिसकी वैल्यू हो, इनवैल्यूएबल का मतलब जो कीमती है, कि हमारा जो समाज है धीरे धीरे सामाजिक बदलाव करता आ रहा है, वो एक कीमती
धर्म की बातें करता है, कीमती लोग की बातें करता है। यानी कि जब भी समाज में बदलाव आता है तो वो बदलाव भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनवैल्यूएबल हो जाता है कि उसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते कि वो बदलाव आगे क्या भूमिका लेके आएगा। और जो कोड्स बताए गए थे सर हेनरी मैन के द्वारा, ये बताया गया कि जो कोड्स हैं वो डेफिनेट होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए। और जो प्रिस्टली क्लास है उनके किसी प्रकार के फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लो आजकल पंडित क्या करते हैं, अपना बिजनेस चलाने के लिए कह देते हैं आपके ये ग्रह ठीक नहीं है, आपके नक्षत्र ठीक नहीं है, आपको इतना दान करना पड़ेगा, आपको इतना पुण्य करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो एक तरीके से फ्रॉड है। अगर उस पृष्ठ को इतनी ही नॉलेज हो, अगर उस पृष्ठ को, उस पंडित को इतना ही ज्ञान हो, तो वो पहले अपना खुद का ही उपचार क्यों ना कर ले कि उसे फिर लोगों को ये कुछ बताना ही ना पड़े, वो घर बैठे अपनी इनकम गेन कर ले। पर सारा कुछ इनके हाथ में नहीं होता। ऐसा नहीं कि ग्रह नक्षत्र होते नहीं हैं, जैसे साइंस होता है उसी जैसे एक बायोलॉजी का कंसेप्ट है, एक मेडिकल साइंस होता है, उसी प्रकार से एस्ट्रो साइंस भी होता है, एस्ट्रोलॉजी भी होती है, वो भी एक साइंस है। पर हर बार जरूरी नहीं कि जो पंडित बताता है, जो पूजा पाठ की बात करता है, जो रुपए दान दक्षिणा की बात करता है, क्या वो उसका पार्ट है या नहीं है। जो फ्रॉड है उस फ्रॉड को बचना चाहिए, यही जो लीगल फिक्शन की थ्योरी में फॉल किया गया है। उसके बाद बात आती है अगली टर्म की। अगली टर्म से पहले एक बार लीगल फिक्शन को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। लीगल फिक्शन को आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि किसी प्रकार का भी फ्रॉड अगर किसी उच्च सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, किसी पंडित के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पंडित के फ्रॉड से दूर रहने की जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया है, उसको लीगल फिक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। और जो इक्विटी होता है, इक्विटी क्या करता है, सेकंड पार्ट इक्विटी है, वो कहता है कि जो फिक्शन है उससे एक एडवांस स्टेट है। फिक्शन तो पूरी तरह से आप अज्यूम करोगे, मानोगे, और जो इक्विटी होती है उसमें क्या है कि मनुष्य जो भी अज्यूम करता है, जो भी लीगल फिक्शन है, उसके बाद वो इक्विटी अपने खुद के विवेक से उस पर कोई फैसला लेगा। कह रहा है कि जब इक्विटी जो होती है एक प्रकार से वो वास्तविक में सिविल लॉ ही होता है, जो विभिन्न प्रकार के कुछ एक विशेष प्रकार के प्रिंसिपल पर, आदर्शों पर निर्धारित किया जाता है, और उसके बाद जो है एक उन प्रिंसिपल के बेस पर ही एक लॉ का निर्माण किया जाता है, उसे इक्विटी कहा जाता है। थर्ड सिस्टम आ गया लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या है, सोशल चेंज का लास्ट स्टेप है। जब कोई भी लॉ है, वो समाज में जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के ऊपर जब कोई लॉ पास कर दिया जाता है, जब कोई कानून बना दिया जाता है, तो वो क्या है, लेजिस्लेशन है, और वो लास्ट कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के बाद कुछ भी नहीं रहता। कहने का मतलब है कि सर हेनरी मैन जो थे, जो पूरी तरह ये मानते थे कि लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, लोगों की जो चेतना है, उस पर डिपेंड रहना चाहिए और वही लॉ होना चाहिए। जो सेविग्ने मानते थे, सर हेनरी मैन ये मानते हैं कि जो लॉ है वो ठीक है कि लोगों की कॉन्शियसनेस पे होना चाहिए, सोशल चेंज पे भी होना चाहिए, बट वो कोडिफिकेशन और लेजिस्लेशन को काफ़ी उस पर स्ट्रेस देते थे, काफ़ी उसको महत्व देते थे। तो सर हेनरी मेन्स हालांकि सेविग्ने के जो फॉलोअर्स थे, बट दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस भी थे। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि सर हेनरी मैन जो है सेविग्ने से थोड़ा सा अलग हैं। उसके बाद जो मैन थे, उन्होंने प्रोग्रेसिव सोसाइटी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कही। उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि सोसाइटी जो होती है, वो कोई भी परिवार है, वो एक कानूनी धारा में बंधा हुआ है, कानूनी सिस्टम में बंधा हुआ है। उसमें हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, नौकर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सारे कुछ उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर एक वाइफ है वो कमा नहीं सकती है, तो हस्बैंड की लाइबिलिटी बनती है कि उसको पे करेगा। तो जो स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का, जो ऑटोमेटिक इम्प्लाइड सेंस में है, जिसका कोई लिखित रूप नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद ये हस्बैंड की ड्यूटी बन जाती है कि वाइफ को और उसके बच्चों को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें। वो एक तरीके का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यही बात जो है थोड़ी सी अलग सेंस में सर हेनरी मैन ने कही थी। उन्होंने ये बात कही कि द हेड ऑफ द फैमिली को छोड़कर किसी के पास भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने की पावर नहीं है। पहले तो एक वो कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है कि जब एक आपस में हस्बैंड वाइफ और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट, फिर कहता है कि अगर उससे बाहर, घर से बाहर, सोसाइटी के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति से जब किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो किसी हेड ऑफ द फैमिली के द्वारा किया जाएगा। और जो फादर और दूसरे फैमिली मेम्बर का जो रिलेशन है, उन रिलेशन का उस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो सन है, जो फीमेल है, या जो स्लेव है, नौकर है, उनका सिर्फ एक फैमिली का स्टेटस है, उनका कॉन्ट्रैक्ट में उनका किसी प्रकार का रोल नहीं है। मान लो घर का जो हेड है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मेरा इस मकान का 10वां हिस्सा जो है मैं सेल कर रहा हूँ, इस पर आपका हक होगा, तो उसके अंदर उसके वाइफ, बच्चे, किसी का कोई रोल नहीं है। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जब डेवलपमेंट की बात होती है तो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट अराइज होता है। इंडिविजुअल राइट की बात जो करी है वो सबसे पहले सर हेनरी मैन ने कही है।
तो ये बात इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि जब फैमिली और फैमिली के मेंबर्स के बीच में जब एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं और उनके बीच में कोई कांटेक्ट किया जा रहा है और अगर वो उस कांटेक्ट में सफल नहीं हो पाते तो उनकी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। वेस्टर्न यूरोपियन स्टेटस है स्लेव का, वो अब अबोलिश हो चुका है। पहले टाइम में क्या होता था, नौकर जो है वो मास्टर का गुलाम होता था, अपने मालिक का गुलाम होता था और वो गुलामी जो है पूरी उम्र तक उनके जीवन तक ही चलती थी। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। जो फीमेल है और जो चिल्ड्रन उनका संबंध जो है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी है। आज अगर नॉन प्रोग्रेसिव सोसाइटी की अगर हम बात करें आज की सोसाइटी को, तो उस टाइम में क्या था, सोसाइटी में लोग जो है स्लेव की तरह रहते थे। अगर एक बार किसी के पास जो है नौकर कोई बन गया तो वो मरते दम तक उसका नौकर ही रहता था, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता था। और फादर अगर उसका नौकर था और अगर मान लो कुछ पेमेंट ली और उसका भुगतान नहीं किया जाता था तो जो बेटा था उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि जो फादर के बदले में जो भुगतान करना है वो बेटा करेगा। तो इस प्रकार की जो परंपराएं थी वो परंपराएं कुछ हद तक अब कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी अगर फादर बेटे को पाल रहा है, परवरिश कर रहा है और अगर बेटा 18 साल का होने के बाद कह दे कि मैं फादर की परवरिश नहीं करूँगा और अगर उस कंडीशन में फादर अपनी 1 रुपया भी नहीं कमा के ला सकता तो फादर जो है कोर्ट में जाकर या किसी भी अथॉरिटी के पास जाकर अपने बेटे से खर्चे की डिमांड कर सकता है कि मेरा बेटा मेरी देखभाल नहीं करता तो मुझे जो है अपने बेटे से खर्चा दिलवाया जाए। तो इस तरीके की जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हर एक व्यक्ति अपना अपना खुद का निर्भर तो होता है, लेकिन फिर भी बेटे की अपने पिता के प्रति और पिता की अपने बेटे के प्रति कुछ जवाबदेही होती है। पिता को अपने बेटे की केयर करनी पड़ती है और बेटे को अपने पिता की केयर करनी पड़ती है। तो ये एक सोसाइटी का जो बदलाव धीरे धीरे आ रहा है वो एक जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पर ही डिपेंड करता है। आज की सोसाइटी में क्या है, पहले टाइम में क्या होता था, माँ बाप अगर बुजुर्ग हो जाते थे तो बेटी अपने घर चली जाती थी शादी करके, बेटे की जिम्मेवारी बनती थी कि वो माँ बाप की सेवा करता। लेकिन आजकल क्या करते हैं, माँ बाप की सेवा बच्चे करते ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ा, अब कानून बनाना पड़ा। अब कानून बन गया है कि अगर कोई बेटा जो है अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता तो माँ बाप जो है कोर्ट में जाकर अपने बेटे से रुपए की डिमांड कर सकते हैं, खर्चे की डिमांड कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि वो उनकी देखभाल करे। तो अगर बेटा अपनी मर्जी से माँ बाप की सेवा कर दे तो माँ बाप को कोर्ट में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल माहौल चेंज हो रहा है, हर कोई ये सोचता है कि माँ बाप की तो कोई गिनती नहीं है, उनको तो कोई दुख ही नहीं होता। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करती है, जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का मेन इंग्रेडिएंट्स है। अब नेक्स्ट इसका थ्योरिस्ट जो है जूरिस्ट आता है, वो आता है जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता। ये एक जर्मन जूरिस्ट थे, सेविग्ने के डिसिपल थे यानी कि शिष्य थे, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के एक ग्रेट जूरिस्ट हैं। इन्होंने जो सेविग्ने की जो थ्योरी है उसको कुछ लॉजिकल सेंस में लेके आए, उसको काफ़ी इम्प्रूव भी किया। उन्होंने ये कहा कि जो लॉ है उसका डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही हो रहा है। पहले टाइम में भी लॉ होते थे, पहले टाइम में भी अगर किसी की पिटाई होती थी वो भी बुरा काम माना जाता था और आज के टाइम में भी बुरा माना जाता है। पहले टाइम में वो उसको पाप समझते थे लेकिन आज के टाइम में वो क्राइम की कैटेगरी में फॉल कर गया है। तो जो जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता थे वो ये कहते थे कि लॉ तो स्टार्टिंग से ही बना हुआ है, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन ये कि जब भी किसी प्रकार के व्यक्तिगत इच्छा और एक समाज की इच्छा के बीच में जब किसी प्रकार का विवाद होता है तो पूरा का पूरा फोकस जो है सामाजिक विवाद पर होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर सामाजिक विल और इंडिविजुअल विल में किसी प्रकार का विवाद हो तो जो स्टेट है उसका वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। स्टेट का मतलब है कि फिर राज्य की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस मामले को कैसे रिजॉल्व करे। तो जो मुख्य कंसेप्ट था, जो मुख्य बात थी पुस्ता की, वो ये थी कि ना तो लोग अकेले और ना ही स्टेट अकेली किसी प्रकार के लॉ का निर्माण कर सकती है। स्टेट और आम व्यक्ति को मिलकर ही किसी कानून का निर्माण करना पड़ता है। मान लो कि आज अगर देश के अंदर जनता ही ना होगी तो सरकार कानून किस पर बनाएगी? तो कानून बनते किस लिए हैं? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जब वो पब्लिक ही नहीं होगी, प्रति व्यक्ति के ऊपर भी कोई फोकस नहीं दिया जाएगा तो उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। और जो जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता है उन्होंने दो प्रकार की विल को उन्होंने वर्णन किया, दो प्रकार के एस्पेक्ट को बताया, ह्यूमन विल और ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि जब मनुष्य की इच्छा हुई तो उसके बाद ही किसी राज्य का निर्माण हुआ और राज्य का राजा हुआ। तो इस तरीके से सन हेनरी जो पुस्ता थे, जॉर्ज फ्रेडरिक पुस्ता है, उनका ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, बस इतना ही है कि किस स्कूल से बिलोंग करते थे, इन्होंने क्या थ्योरी बताई थी, इंडिविजुअल विल को किसने एक्सप्लेन किया था, तो ये आ जाता है पुस्ता। अगर जनरल विल को एक्सप्लेन किसने किया तो ये आ जाते हैं। उसके बाद ओरिजिन ऑफ द स्टेट और टू फोल्ड एस्पेक्ट किसने बताया, तो पुस्ता ने बताया। तो अगला ये है कि एनालिटिकल, अब बात आती है कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस और हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंस क्या है। हमने एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किया, जॉन ऑस्टिन उनके जूरिस्ट थे। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में सेविग्ने को मेन माना गया है। तो एनालिटिकल स्कूल में ये कहा था कि कमांड जो होती है, जो कमांड का मतलब जो आदेश है सोवरेन का, वही लॉ है।
और हिस्टोरिकल में कहा गया कि लॉ को जो है पाया जाता है सोसाइटी में, उसको बनाया नहीं जा सकता। और एनालिटिकल स्कूल में ये बात कही गई कि जो सोवरन है वही, यानी कि जो अथॉरिटी है वही जो है लॉ को लागू करवाएगी। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में ये बात कही कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, सामाजिक अथॉरिटी है, वो आत्मनिर्भर है, वो अपने हिसाब से फैसले ले सकती है। और लॉ जो है एक प्रकार का कानून है, वो एग्जाम्पल है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का, कस्टम एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल का। पॉलिटिकल फोर्स का यूज होता है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, और यहाँ सामाजिक फोर्स का। और एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जज क्या करते हैं, कानून को इंटरप्रेट करते हैं, बट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में जज जो है कानून की हिस्ट्री, कानून की जो पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हैं। और एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित हो चुके हैं देश, वहाँ पर लागू होता है। और हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में डेवलपिंग कंट्री, जो विकसित हो रहे हैं, उनके ऊपर लागू होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो कवर हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप बार बार इस वीडियो को सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो 2 अदर वीडियो आप उनको भी सुन लेना। और इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो ये आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो और ये लेक्चर जो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि फर्दर आपको ये वीडियो मिलते रहें और सबसे पहले जैसे ही अपलोड आप तक पहुँचे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दीजिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि हमें बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। जैसे आपको पता भी है यूजीसी नेट ने अपनी डेट डिक्लेयर कर रखी है, 16 सितंबर के बाद कभी भी नेट के स्टूडेंट्स का यूजीसी नेट का एग्जाम हो सकता है। उम्मीद तो यही है कि एग्जाम 16 तारीख के बाद हो जाएगा, पोस्टपोन नहीं होगा। और अगर पोस्टपोन होता भी है तब भी हमें उसी डेट को लेकर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, रिविजन करते रहना है, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिविजन इज द की टू सक्सेस। जैसे फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, ऐसे ही रिविजन इज द की टू सक्सेस। कोरोना काल में आप अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए, अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, घर के स्मॉल मेंबर्स और बुजुर्ग मेंबर्स का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।